सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम की, जो कि सेमेस्टर 4th या 3rd के जो भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के, जिनके पास हिंदी, जिन्होंने हिंदी बी ले रखी है, जनसंचार और रचनात्मक लेखन, जो कि एईसी में उनके पास जो सब्जेक्ट है, जिनने हिंदी बी ले रखी है उनके पास जनसंचार और रचनात्मक लेखन। तो आज हम इसका यूनिट नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो जनसंचार और जो रचनात्मक लेखन है, इसमें बेसिकली ओनली 2 ही यूनिट्स हैं। तो यूनिट फर्स्ट में आज करा रही हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 2 कराऊंगी। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, साथ ही मैंने नोट्स भी आपको दे रखे हैं। तो अगर आप नोट्स भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप टेलीग्राम पे मुझसे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, और ओनली 10 रुपीज में यूनिट फर्स्ट 1 PDF खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारी नोटिफिकेशन एंड प्रीवियस क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दी जाती है, एंड वहां से आप नोट्स भी परचेस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है रचनात्मक लेखन का स्वरूप। तो यूनिट फर्स्ट हमारा है रचनात्मक लेखन का स्वरूप। तो रचनात्मक लेखन का स्वरूप में हमें इसमें 4 टॉपिक दे रखे हैं। हमें इन 4 टॉपिकों को पढ़ना है हमारे सिलेबस के हिसाब से। तो हमें पढ़ना है रचनात्मक लेखन का अर्थ क्या होता है और इसके महत्व क्या होते हैं, और हमें पढ़ना है कि रचनात्मक लेखन के विविध स्वरूप क्या हैं, और जनसंचार माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन कैसे कार्य करता है, और जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा क्या भूमिका इसकी रहती है। तो आज हम ये सब कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि रचनात्मक लेखन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो रचनात्मक लेखन है क्या? तो रचनात्मक लेखन है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने ज्ञान के आधार पर और बिना किसी के सहायता के किसी भी विषय पर वो लिखता है, जो कुछ नया वो लिखे और दूसरों से काफी अलग हो उसका लिखा हुआ। तो वह रचना पहली बार हुई हो उस टॉपिक पे, मतलब उसकी जैसी और किसी की रचना ना हो, तो उसे ही रचनात्मक लेखन कहते हैं। तो आप समझ गए रचनात्मक लेखन होता क्या है। तो रचनात्मक लेखन बेसिकली किसी भी व्यक्ति, चाहे आप हो, मैं हूं या चाहे कोई और, तो किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने ज्ञान के आधार पर, मतलब अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं अपने ज्ञान के आधार पर अगर कोई भी विषय उठा लूं, और उस कोई भी विषय आप उठा सकते हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट पे अगर आप लिख रहे हो अपने मुताबिक, मतलब किसी से सहायता ना लेके अपने दिमाग से लिख रहे हो, और वो सबसे अलग है, मतलब आपका सबसे हटके आपने लिखा कुछ किसी भी टॉपिक पे, तो उसको रचनात्मक लेखन कहते हैं। बस ये रचनात्मक लेखन की परिभाषा। तो आप समझ गए होंगे रचनात्मक लेखन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो अब जानते हैं इसका अर्थ क्या है। तो रचनात्मक लेखन का अर्थ है कि रचनात्मक लेखन का सीधा अर्थ यह होता है कि किसी भी विषय पर किसी भी नई चीज की रचना करना रचनात्मक लेखन का कहलाता है। मतलब रचनात्मक लेखन का सीधा अर्थ यह होता है कि किसी भी टॉपिक पे आप कोई नई चीज लिख रहे हो, तो वो क्या होती है, कोई भी चीज हो, चाहे वो नाटक, कहानी, कुछ भी हो, मतलब वो रचनात्मक लेखन ही कहलाता है, चाहे आप सोशल मीडिया पे ब्लॉग क्यों ना लिख रहे हो। तो रचनात्मक लेखन वह कार्य है जिसमें लेखक विचारों और भावनाओं और अनुभवों की कल्पनाओं को शब्द के माध्यम से व्यक्त किया करता है। मतलब रचनात्मक लेखन एक कार्य होता है जिसमें क्या होता है, लिखने वाला यानी लेखक जो होता है, चाहे लेखक कोई भी हो सकता है। रचनात्मक लेखन आप लिख सकते हो, मैं लिख सकती हूँ, हम ब्लॉग लिखते हैं, चाहे हम पत्र लिखते हैं, चाहे हम कुछ भी, मतलब जो भी रचनात्मक लेखन लिखता है, उस व्यक्ति के, लिखने वाले व्यक्ति के जो विचार होते हैं, उस व्यक्ति की जो भावना होती है, उस व्यक्ति के जो अनुभव उसने जो किया होता है, जिसके अनुसार वो लिखता है, और उसकी जितनी भी कल्पना, बहुत सारी कल्पना होती है कहानियों में भी, तो वो अपनी कल्पनाओं को भी थोड़ा इसमें डालता है, और जो ये वो विचार, उसकी भावना और उसके अनुभव और उसकी कल्पना होती है, उसको वो अपने शब्दों में व्यक्त करता है और लिखता है। तो इसी शब्दों का उपयोग
अच्छे ढंग से करता है वो उसके किया जाता है, ताकि जो पढ़ने वाला है यानी पाठकों को उपयोग द्वारा प्रभावित किया जा सके, यानी जो भी उसको पढ़े वो प्रभावित हो सके उसके विचार से, उसकी भावना से, उसके अनुभव से, उसकी कल्पना से, जिसे उसने शब्दों में व्यक्त किया है। तो उसी कला को, उसी साहित्य को, या उसी कविता को, या उसी कहानी को, या उसकी नाटक, गद्य, उपन्यास, मतलब उसने अपने अनुभव से, अपनी कल्पना से, अपने विचार से, अपने भावनाओं को जो शब्दों में व्यक्त किया है, चाहे किसी भी माध्यम से, साहित्य, कला, कविता, कहानी, नाटक, किसी में भी उसने ये व्यक्त किया हो लेखक ने, तो वही क्या कहलाता है, वही रचनात्मक लेखन कहलाता है। तो अब जानते हैं कि रचनात्मक लेखन का महत्व क्या होता है। तो सृजनात्मक लेखन और रचनात्मक लेखन एक ही महत्व होता है दोनों का। जैसे सृजनात्मक लेखन का महत्व होता है वैसे ही बिल्कुल रचनात्मक लेखन का भी महत्व होता है। तो दोनों का यह लेखन की एक प्रक्रिया है, ये दोनों एक प्रक्रिया होती है लिखने की, जिसमें सृजनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति का उद्देश्य ये होता है कि मनोहरी यानी मन को हर ले, जो वो पढ़े और उत्कृष्ट हो, मतलब बहुत अच्छे से लिखा हो, प्रभावी लेखन हो, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को, जो भी वो पढ़े उस लेखन को, उस विचारक के अनुभव को, उस विचारक के विचारों को प्रभाव हो सके, उससे प्रभावी हो सके, विशेष बनाता है वही उसके रचनात्मक लेखन को, जो पढ़ने वाले यानी पाठकों को उत्कृष्ट करने के लिए, उनकी सोच बदलने के लिए और कुछ कुछ नई परिप्रेक्ष्य में विषयों को पेश करने के लिए, कोई नई विषय है वो लेखक लिख रहा है और उससे पढ़ने वाला उससे प्रभावित हो रहा है, उसको समझ रहा है, उसको उसकी क्षमता रखता है, तो यही क्या कहता है, ये उसका महत्व होता है। मतलब कि जो भी लेखक रचनात्मक लेखन लिख रहा है वो बहुत अच्छा लिखे, ऐसा लिखे कि पढ़ने वाला प्रभावित हो सके, उसकी सोच बदल सके, क्योंकि रचनात्मक लेखन हर टॉपिक पे लिखा जा सकता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक पे लिखा जाता है जिससे क्या समाज बदल सके, लोगों की सोच बदल सके। तो ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए लिख सकते हैं, हम धर्म पे लिख सकते हैं, हम किसी भी चीज पे लिख सकते हैं जो लोगों की सोच पे असर करे, मतलब सोच बदलने में काम आए, मतलब आज के समाज में भी ये काम आए। तो ये भी क्या होता है, रचनात्मक लेखन कहलाता है और ये इसका महत्व होता है। जैसे कि हम फिर देख सकते हैं कि फिल्म एग्जाम्पल ले सकते हैं, फिल्म के जो लेखक होते हैं, तो आपने फिल्म देखी होगी, फिल्म भी क्या करती है, फिल्म भी लोगों को प्रभावित करती है, पुस्तक प्रभावित करती है, कॉमिक बुक प्रभावित करती है, मैगजीन प्रभावित करती है। तो ये सब भी क्या है, ये जब सृजनात्मक लेखन है। आपका होगा फिल्म में कहाँ से सृजनात्मक लेखन है, फिल्म तो आप देखते हो, पर फिल्म लिखने वाला तो कोई होता है, पहले एक राइटर होता है जो फिल्म को लिखता है, फिर वो तो एक्टर उसको निभाते हैं, पर जो लिखता है उस कहानी को यानी फिल्म की कहानी को, तो वो क्या होता है, वो भी रचनात्मक लेखन होता है। पुस्तक आप पढ़ते हो, कोई कहानी पढ़ते हो, तो आप पढ़ते तो घर पे हो, पर उसको लिखने वाला तो कोई और होता है और उसने अपने विचार से या अपनी कल्पना से वो लिखा होता है। कॉमिक बुक पढ़ते हो, तो कॉमिक बुक जिसने भी वो कार्टून बनाया है, और डोरेमोन देख सकते हो, चिलचैन देख सकते हो, तो ये सब वो अपने विचारों से बनाता है कि उसका मुंह ऐसा होगा, उसकी हंसी ऐसी होगी, मतलब सब वो अपने विचारों से बनाता है। मैगजीन पढ़ते हो तो ये भी क्या होते हैं, लोगों के अपने विचार होते हैं, तो ये सब सृजनात्मक लेखन होता है और इसका महत्व होता है। तो अब जानते हैं जो रचनात्मक लेखन है उसके विविध रूप क्या है, यानी रचनात्मक लेखन के प्रकार क्या है। तो रचनात्मक लेखन के कई प्रकार है। साहित्य में रचनात्मक लेखन के 4 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं, जो कि लिखित रूप में होते हैं। एक होता है फिक्शन, जिसमें हम उपन्यास लिखते हैं और कुछ लघु कथाएं लिखते हैं, मतलब छोटी छोटी कथाएं और उपन्यास। और दूसरा होता है क्रिएटिव नॉन फिक्शन, जिसमें मतलब जैसे फिक्शन है, उपन्यास और लघु कथाएं, इसमें जो मतलब इसमें जो मतलब कहानी होती है वो थोड़ी काल्पनिक होती है, मतलब इसका जो मेन कैरेक्टर होता है, जैसे मान लो इसमें कोई भी कैरेक्टर दिया हो, एक पार्ट, जो मतलब कोई लड़का या लड़की, मतलब जिसको भी रखा हो इसमें, तो वो क्या होगा, वो एक काल्पनिक भी रहते हैं, मतलब काल्पनिक कहानी होती है, वो उपन्यास और लघु कथाएं में आ जाती है। और क्रिएटिव नॉन जो फिक्शन होता है, इसमें क्या होती है, इसमें मतलब कहानी रियल हो, मतलब जो पात्र होता है कहानी का वो बिल्कुल रियल होता है, यानी कैरेक्टर जो होता है वो रियल होता है। पर क्या होता है, रियल कैरेक्टर तो होता है पर उसमें कुछ कुछ ऐसी मतलब क्रिएटिव करके उसकी फंक्शन डाल दिया जाता है, जो अपने दिमाग से वो लोग डालते हैं, वो उस कहानी का हिस्सा नहीं होते। मतलब आपने बहुत सारी रियलिटी पिक्चर देखी होगी जो रियलिटी पे मतलब किसी न किसी कहानी पे बेस्ड बनती है, कहानी तो उसकी सेम होती है, जैसे कि आपने बहुत सारी पिक्चर देखी होगी जो बिल्कुल किसी न किसी की कहानी पे बनती है।
तो वो बनती तो बिल्कुल कहानी पर उसमें कुछ कुछ ऐड भी कर दिया जाता है अपने विचार से, जो राइटर होता है फिल्म का। तो यही होता है क्रिएटिव नॉन फिक्शन। फिर कविता होता है उसका थर्ड। कविता आपने देखा होगा, कविता भी इसका एक रूप होता है, क्योंकि कविता के माध्यम से भी रचनात्मक लेखन किया जाता है और लोगों को प्रभावित किया जाता है, मनोरंजन भी किया जाता है, बहुत सारी चीजें इसके माध्यम से होती है। चौथा है कि पटकथा लेखन। पटकथा लेखन होता है जिसके अंतर्गत नाटक आते हैं, फिल्में आते हैं और टीवी शो आते हैं, यानी सीरियल्स आते हैं। तो इसके माध्यम से भी क्या होता है, जो नाटक होता है, फिल्म होता है, नाटक करने वाले अलग होते हैं पर उसको एक लिखने वाला उसका राइटर होता है, जो नुक्कड़ नाटक का भी होता है, सोचने वाला, लिखने वाला। फिल्म का भी एक राइटर होता है, फिल्म राइटर फिल्म लिखता है और फिर जाके कलाकार उसको निभाते हैं। टीवी शो में भी ऐसे, सीरियल का भी एक राइटर होता है। तो ये सब भी सृजनात्मक लेखन होता है, जो लोगों को मनोरंजन भी करती है, प्रभावित भी करती है और सूचनाओं के लिए भी, अलग अलग चीजों के लिए काम आती है। तो यह सभी रचनात्मक लेखन की एक शैली होती है और परंपराएं इसमें शामिल होती है, जो कि उन्हें दिलचस्पी भी दिलाती है और अद्वितीय भी बनाती है। तो जैसे कि कथा साहित्य भी हो जाता है। इसमें क्या होता है, अधिकांश टुकड़ों में एक कथानक रूप, जो पात्र, सेटिंग की भावना, विषय वस्तु और एक निश्चित वर्णन करता और कथा परिप्रेक्ष्य होता है, जो काल्पनिक होता है। कथा साहित्य में क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है। कथा यानी काल्पनिक ही होता है, यानी उसमें जो पात्र होता है वो काल्पनिक होता है और जो भी लिखने वाला वो होता है विचारक, तो वो क्या करता है, अपने विचार से लिखता है, अपनी कल्पना से और अपनी काल्पनिक कल्पना से वो लिखता है उस कहानी को। तो वो कथा साहित्य होता है। तो ये भी क्या है, एक तरह का रचनात्मक लेखन है, जो लोगों को मनोरंजन भी दिलाता है और कई ऐसे भी कथा होते हैं जिससे लोगों को प्रभावित किया जाता है और जागरूक भी किया जाता है। फिर होता है क्रिएटिव नॉन फिक्शन, जो मैंने आपको बताया। इसमें व्यापक रूप से हो सकता है कि आमतौर पर इसमें जो पात्र होता है वो भले ही पात्र रियल हो, पर उसमें कुछ कुछ ऐसी फिक्शन डाल दिया जाता है जो रियल नहीं होती है। जैसे कि आपने अभी वो मूवी देखी होगी जो राम जी पे बनी थी, जो जिसमें कृति सैनन थी। तो ये मूवी में भी क्या थी तो राम जी की रामायण की कहानी, बट इसमें रियल नहीं दिखाया गया था, इसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड किया गया था। तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब क्रिएटिव नॉन फिक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं अन्य रचनात्मक लेखन के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो अन्य रचनात्मक लेखन के प्रकार देखते हैं। तो साहित्य रचना एकमात्र लेखन विद्या नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि रचना में ओनली साहित्य विद्या ही होती है। इसमें रचनात्मक लेखन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसमें बहुत तरह में बांटा जाता है। और रचनात्मक लेखन इसमें मतलब इसके कुछ अन्य रचनात्मक लेखन भी, मतलब आप ये मत समझे रचनात्मक लेखन या अन्य लिखना होता है। रचनात्मक लेखन में और भी चीजें आती हैं, जैसे कि भाषण आ जाता है। जब कोई नेता होता है वो भाषण देता है, तो उस भाषण को लिखने वाला भी पहले कोई होता है। आप कभी भी गौर कीजिएगा, कोई भी हो भाषण देता है जब नेता, तो वो उसका एक मतलब असिस्टेंट होता है जो भाषण उसको लिख के देता है। और या तो वो खुद भी लिखता है, तो पहले वो लिख लेता है घर पे, फिर वहां पे एक पेपर रहता है, वो सिर्फ पढ़ के वो सुनाता है। तो वो भाषण भी क्या होता है, एक रचनात्मक लेखन का रूप होता है। फिर आपने ब्लॉग देखा होगा, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अब लोग ब्लॉग लिखते हैं, अपने अनुभव को शेयर करते हैं। वो कहीं घूमते हैं या कुछ देखते हैं, तो इन सबको व्यक्त करते हैं। तो ये भी क्या होता है, सृजनात्मक लेखन होता है, ये भी रचनात्मक लेखन होता है। फिर विज्ञापन देना, लोग बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, लोग सोशल मीडिया, वेबसाइट, इन सब के माध्यम से क्या करते हैं, विज्ञापन देते हैं। तो ये विज्ञापन भी क्या होता है, ये सब रचनात्मक लेखन के अंदर आता है। लोग निबंध के माध्यम से समस्याएं दिखाते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, तो ये भी क्या होता है, रचनात्मक लेखन होता है। जर्नल प्रविष्टि, बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसके द्वारा रचनात्मक लेखन किया जाता है, छोटी छोटी चीजें। और पत्र और ईमेल द्वारा भी क्या होता है, रचनात्मक लेखन लिखा जाता है। पत्र जो होता है वो क्या होता है, वो भी किसी द्वारा लिखा जाता है, किसी की में सोच होती है, दिमाग होता है, फिर ना पत्र लिखते हैं। कोई समाचार में भी आर्टिकल्स देखा होगा आपने, ईमेल्स लिखते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, ईमेल भी लोग अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो इस जितने भी चीज अपने माध्यम से लिखते हैं वो रचनात्मक लेखन कहलाती है। फिर उसके बाद देखते हैं रचनात्मक लेखन के क्या क्या विषय हो सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो रचनात्मक लेखन लिखने के लिए तो इन सब टॉपिक पे ज्यादा आते हैं कि टेक्नोलॉजी और बदलती दुनिया के ऊपर रचनात्मक लेखन लिखे। तो आप कैसे लिखेंगे, आप अपनी मर्जी से लिखोगे। ये मतलब आप क्या सोचते हो, टेक्नोलॉजी से कैसे दुनिया बदल रही है, नए नए टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया,
बहुत बढ़ रहा है, संचार माध्यम आसान हो गया है, तो ये सब अपने माध्यम से जो लिखता है अपने विचार इसमें प्रस्तुत करता है, वही रचनात्मक लेखन होता है। तो किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हो, जैसे मनोरंजन के आधुनिक साधन क्या होते हैं, इस पे आ सकता है। युवा असंतोष, युवा कैसे असंतोष हो रहे हैं, शिक्षा का महत्व क्या है, इस पे लिख सकते हो। कामकाजी महिला और उनकी परेशानियां क्या है, मोबाइल और उसकी लत से क्या प्रभाव पड़ रहा है, रिश्तों में कड़वाहट और गैजेट्स की और आकर्षण, मतलब रिश्तों से दूर हो रहे हैं और जो मोबाइल फोन इन सब से लोग ज़्यादा बिजी रह रहे हैं, इसमें महिलाओं की असुरक्षा और इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, अपने विचार इस पे रख सकते हो। बचपन बचाओ पे रख सकते हो, कैसे बचपन बचा सकते हैं, और किताब का कैसे महत्व है आप इस पे भी लिख सकते हो। तो ये सब इसके क्या होते हैं, विषय होते हैं सब। तो जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन, तो जनसंचार में कैसे रचनात्मक लेखन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जनसंचार जानने से पहले आप संचार जानिए कि संचार होता क्या है। तो संचार होता है कि सूचनाओं या विचार या भावनाओं का लिखित रूप से या मौखिक रूप से या दृश्य रूप से या श्रव्य माध्यम के रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान क्या होता है, संचार कहलाता है। तो संचार क्या होता है, संचार सीधा ये बात होती है, संचार होता है सूचनाओं का आदान प्रदान। एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति तक जब जाता है तो वही संचार होता है, चाहे वो विचार मुंह से बोल के यानी मौखिक रूप से जाए, चाहे लिखित जाए लिख के, चाहे दृश्य चाहे देख के जाए, चाहे श्रव्य यानी सुन के जाए। तो ये सब क्या होता है, संचार होता है। उसके बाद जनसंचार क्या होता है, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीक या यांत्रिक के माध्यम द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना जनसंचार कहलाता है। तो संचार तो समझ लिया, अब जनसंचार क्या होता है, जनसंचार में लोग प्रत्यक्ष बात नहीं करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने आदान प्रदान भावनाओं का नहीं करता, वो किसी तकनीक के माध्यम से, किसी लिखित माध्यम से, चाहे किसी सोशल मीडिया, चाहे किसी यांत्रिक, चाहे टीवी रेडियो टेलीफोन, इन सब के माध्यम से वो बड़े तौर पे विशाल वर्ग में अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, या निबंध लिख के, आर्टिकल लिख के, ब्लॉग लिख के। तो ये क्या होता है, ये जनसंचार कहलाता है। तो जनसंचार के माध्यम में आ जाता है अखबार, आपने देखा होगा, रेडियो आ जाता है, टीवी, इंटरनेट, सिनेमा आदि, ये सब क्या आ जाते हैं, जनसंचार के माध्यम होते हैं सब। उसके बाद जानते हैं जनसंचार के माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन का प्रभाव क्या पड़ता है इस पे। तो आज के जन प्रधान समाज में देखा होगा आपने, जनसंचार माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना करना ही असंभव है। हमारी जीवन शैली में अगर जनसंचार इसमें बहुत ज्यादा असर कर रखा है। अगर अखबार ना पढ़े लोग तो लोगों की, बहुतों की तो सुबह ही नहीं होती है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अखबार नहीं पढ़ते, तो वो क्या करते हैं, वो टीवी रेडियो के माध्यम से समाचार सुनते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं। और जो युवा होते हैं वो ये दोनों ही नहीं करते, क्या करते हैं, वो मोबाइल फोन इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। कुछ खरीदने बेचने के लिए भी क्या होता है, हम विज्ञापन देखते हैं, और जो बेचता है तो वो विज्ञापन देता है। मनोरंजन के लिए भी हम क्या करते हैं, टीवी, संचार, इंटरनेट, इन सब का हम यूज करते हैं। तो ये हमारे जीवन को क्या कर रखा है, प्रभावित कर रखा है, और इसके बिना जीवन की कल्पना करना ही असंभव है। तो ये इसके प्रभाव हो गए। और क्या करता है, और ये सब संचार के पीछे या उसमें एक व्यक्ति की सोच, विचार, बुद्धि, ज्ञान होता है, जिससे वह स्वयं रचित है, वह रचनात्मक लेखन ही होता है। यानी इन सब में जनसंचार के पीछे, मतलब ये सारे जनसंचार के पीछे कोई व्यक्ति होता है जो लिखता है, और उस व्यक्ति के, चाहे जो व्लॉग लिख रहा है, विज्ञापन बना रहा है, चाहे अखबार लिख रहा है, तो एक व्यक्ति लिखता है, तो वो व्यक्ति के विचार, वो अपने विचार व्यक्त करता है उस लेखन में, उस पत्र में, उस ब्लॉग में, तो वो ही रचनात्मक लेखन कहलाता है। अब जानते हैं कि जनसंचार की विशेषताएं क्या है। तो जनसंचार की विशेषता ये है कि ये सबसे प्रमुख इसकी ये विशेषता है कि किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं होता है, ये साधारण लोगों और सभी लोगों के लिए होता है जनसंचार। ऐसी बात तो नहीं है न्यूज चलाया, न्यूज होता है, ब्लॉग होता है, एक जना ना देखे, एक जना ना देखे, सभी को, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं और ये सोशली जाते हैं सबके पास। तो और क्या होता है, दूसरी की अपनी सूचनाओं को तीव्र गति से पहुंचाता है, ये समाचार, रेडियो, टीवी के माध्यम से बहुत तेजी से पहुंचाता है। और तीसरी चीज की लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, मतलब जो सुन नहीं सकता वो लिख सकता है, वो जो लिख नहीं सकता है वो देख सकता है, बहुत सारे माध्यम होते हैं इसके। अब जानते हैं कि जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा कैसे उसकी रोल निभाती है। तो जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वो जनसंचार हो, चाहे वो संचार हो, चाहे वो राजनीति संचार हो, इन सभी में हिंदी भाषा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
अब संचार में भी हिंदी भाषा देखो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे पॉलिटिकल मतलब हो, कम्युनिकेशन हो, उसमें भी क्या करती है, एक नेता और एक मीडिया और एक जनता के बीच जो मतलब जो सरकार होती है वो कानून बनाती है, वो जनता तक, और जनता जो निर्णय लेती है वो मतलब राजा कह सकते हो या आप सरकार कह सकते हो, उस तक कैसे जाती है, हिंदी भाषा के माध्यम से जाती है। क्यों जाती है हिंदी माध्यम भाषा के से? क्योंकि भारत देश बहुत बड़ा देश है, इसमें सबसे ज्यादा आबादी हिंदी बोलती है। मतलब अगर दो व्यक्ति, एक गुजराती व्यक्ति और एक पंजाबी व्यक्ति भी बात कर रहा हो एक दूसरे से, तो वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाएगा, पर अगर वो दोनों हिंदी में बात करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे की भाषा समझ रखेंगे। इसलिए कम्युनिकेशन का एक माध्यम हिंदी भाषा बन गई है। जो व्यक्ति एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते हैं वो हिंदी माध्यम से एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भारत देश बहुत बड़ा है, आबादी बहुत बड़ी है, इसलिए हिंदी भाषा बोलने वाले लोग इसमें ज्यादा हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो ये गुजराती वाला जो मैंने अभी आपको बताया। इसलिए क्या होता है, इसलिए अधिकतम नेशनल न्यूज़ देखा होगा आपने, या नेशनल अखबार देखा होगा आपने, चैनल्स देखा होगा आपने, बड़े जितने भी फिल्में आती हैं ज़्यादातर तौर पे अपने नाटक या ज़्यादा पुस्तक जो छपती है या ज़्यादा ऐड जो आते हैं टीवी पे, चाहे आपने मैगजीन देखा होगा, चाहे आपने कविता देखा होगा या किसी नेता का भाषण सुना होगा, तो ये और किसी माध्यम में क्यों नहीं होता है? ज़्यादातर माध्यम हिंदी होता है, आपने गौर किया होगा। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा हिंदी समझ पाते हैं, इसलिए ये जनसंचार का एक माध्यम बन गया है। क्या? हिंदी, क्योंकि लोग इसे समझ पाते हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति आपने सुना होगा। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन किया था लोगों ने, मंगल पांडे आपने सुना होगा, तो ये विफल क्यों रहा था? ये कम्युनिकेशन की वजह से रहा था, मतलब संचार की वजह से रहा था। क्यों? क्योंकि लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था, लोग अलग अलग क्षेत्र से थे किंतु एक दूसरे की विचारों को नहीं समझ पा रहे थे, उनका आदान प्रदान नहीं हो पा रहा था, अक्षम थे। क्योंकि हिंदी भाषा का अगर वे प्रयोग करते या उस समय जो भी भाषा थी उसका प्रयोग करते तो वो एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते। आधे लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे लोग करना क्या चाह रहे, तो इसलिए ये विफल रहा था। वरना और जितने भी आंदोलन सफल होते हैं उसका एक मेन माध्यम जो होता है वो एक कम्युनिकेशन होता है, एक भाषा होती है। तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोलते हैं, इसलिए हिंदी का रोल कम्युनिकेशन में, संचार में, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है। तो निष्कर्ष के तौर पर आप कह सकते हो कि जनसंचार तथा रचनात्मक लेखन के लिए हिंदी भाषा हमेशा एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है, जिसके बिना सार्वजनिक और बड़े क्षेत्र में के हिसाब से जनसंचार के लिए भाषा जो अधिकतम समझी जाती हो उसका योगदान रहता है। यानी जनसंचार हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है हिंदी भाषा, क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदी ही समझते हैं। तो इसके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते कि मतलब ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सके। हाँ, वो इंग्लिश भी है बट ज़्यादा जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी हिंदी समझ लेते हैं, इसलिए हिंदी को ज़्यादा मानते हैं लोग। तो जो भी भाषा हो, चाहे किसी भी देश की, आप बाहर के देश की भी बात कर लो, तो जिस भी देश में जो भाषा ज़्यादा बोली जाती होगी तो वो कम्युनिकेशन की भाषा हो जाती है। तो जो आपका ये फर्स्ट यूनिट है ये होता है यहाँ पे ख़त्म। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो धन्यवाद।